Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history lesson 1. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe and it's a part 9th of this chapter. Student, our next point is the making of Germany and Italy. Germany और इटली का बनना. And first point is the Germany. Can the army be the architect of the nation? क्या आर्मी जो है नेशन को आर्किटेक्ट कर सकती है? क्या आर्मी जो है वो नेशन को बना सकती है? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. और कहते हैं 1848 में क्या हुआ स्टूडेंट, नेशनलिज्म जो है मूव अवे हो चुका था, वो दूर हो चुका था अपनी एसोसिएशन से जब जो है डेमोक्रेसी और क्रांति आई. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ओपन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स. और कहते हैं नेशनल सेंटिमेंट्स जो थे, जो राष्ट्रीय भावना थी, वो अक्सर स्टूडेंट क्या था, मोबिलाइज जो की जाती थी कंजर्वेटिव्स, जो रूढ़िवादी लोग थे वही उसके बारे में बात करते थे. फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, वो चाहते थे कि स्टेट की पावर को प्रमोट किया जाए. एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ यूरोप, और वो स्टेट पावर को ये चाहते थे कि स्टेट पावर प्रमोट हो, और वो ये चाहते थे कि यूरोप के ऊपर जो है पॉलिटिकल डोमिनेशन किया जाए, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डोमिनेट किया जाए, उनके ऊपर रूल किया जाए. तो 1848 में क्या हुआ, जो नेशनलिज्म था उनकी एसोसिएशन में डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के बाद में हट गया था, वहाँ से मूव अवे हो गया था. और उसके बाद जो नेशनल सेंटिमेंट्स जो थे वो सिर्फ कंजर्वेटिव जो थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वही इनके बारे में बातें करते थे. वो ये कहते थे कि स्टेट की पावर को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, और जो है पॉलिटिकल डोमिनेशन किया जाए ओवर द यूरोप के जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो है रूल किया जाए. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट्स. दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस, कहते ये हमें नज़र आ सकता है, हमें दिखता है स्टूडेंट. दिस कैन बी ऑब्जर्व, हम जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उस प्रोसेस में विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड, जब जर्मनी और इटली को जो है यूनिफाइड किया गया था. जर्मनी को और इटली को जो है एक नेशन स्टेट जो है घोषित किया गया था, बनाया गया था. एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स. और कहते हैं आपने ये देखा होगा कि जो राष्ट्र के लिए भावना थी, जो नेशनल की भावना थी, वो मिडिल क्लास के लोगों में बहुत ज़्यादा थी जर्मन में. हु इन 1848 ट्राई टू यूनिट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू ए नेशन स्टेट. हु इन 1848, कहते जो 1848 में उन्होंने क्या किया था, लोगों ने, जो मिडिल क्लास के जर्मन के लोग थे, उन्होंने 1848 में क्या किया था, टू यूनिट द डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग रीजन थे, अलग अलग एरिए थे, सबको एक करने की कोशिश की थी. जब जर्मन कन्फेडरेशन इनटू ए नेशन स्टेट, नेशन स्टेट में जो जर्मन कन्फेडरेशन का संघ बनाया था, एक संघ बनाया था, और उसमें जो है अलग अलग एरिए के जितने भी लोग थे सबको यूनिट करने की कोशिश की गई थी. गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, और कहते सबको यूनिटी बनाई गई थी, और उस पर जो कौन गवर्न करता था, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, जो जिनको चुना गया था, वो लीडर जो है उनको जो है वहाँ पे काम करते थे. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री. और ये लिबरेशन जो था स्टूडेंट, दिस लिबरल इनिशिएटिव ऑफ द नेशन बिल्डिंग, कहते ये जो लिबरल था कि ये वो आज़ाद हैं लोग नेशन बिल्ड करने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए वो जो लोग आज़ाद हैं, उसके बाद उसको क्या किया गया, उनको रिप्रेस कर दिया गया, उन पे दबाव बनाया गया. और दबाव किसने बनाया, मोनार्की ने, जो राजा था, और जो मिलिट्री थी उन्होंने जो उनको जो है प्रेशराइज किया और उनके ये मूवमेंट को जो है ख़त्म किया. सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, और ये जो मिलिट्री थी और जो मोनार्की थे, इनको किसने सपोर्ट किया स्टूडेंट, जो बड़े बड़े मालिक लोग थे, जिनको प्रशिया में क्या बोला जाता था, जंकर्स बोला जाता था. ये लैंड ओनर्स जिन्होंने जो है मोनार्की की हेल्प की, मिलिट्री की हेल्प की, और ये जो है मिडिल क्लास लोगों के जो है अगेंस्ट में हो गए थे. फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, प्रशिया ने जो है इन आंदोलन का जो है लीडरशिप ले लिया कि वो नेशनल यूनिफिकेशन चाहते हैं, ये नेशन को जो है यूनिट करना चाहते हैं. इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, और कहते जो प्रशिया का जो चीफ मिनिस्टर था उसका नाम था स्टूडेंट ओटो वन बिस्मार्क. तो प्रशिया ने क्या किया, प्रशिया के जो लीडर्स थे
उन्होंने जो उन्होंने काम शुरू किया, मूवमेंट शुरू किया कि उनको नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, तो उनका जो एक चीफ मिनिस्टर था उसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। Was the architect of this process carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy। और कहते ओटो वन क्या था, वो एक आर्किटेक्ट था इस प्रोसेस में, और उसने प्रशियन आर्मी की हेल्प ली और ब्यूरोक्रेसी होता है जो नौकरशाही लोग होते हैं, काम करते हैं। देयर वॉज 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री। कहते हैं उन्होंने 3 युद्ध किए स्टूडेंट, 3 wars ओवर 7 ईयर्स, 7 साल में उन्होंने 3 युद्ध किए, और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री। और हुआ क्या स्टूडेंट, उसके बाद प्रशिया जो है इसमें जीत गया 3 युद्ध में, एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और फिर उन्होंने अपना प्रोसेस जो है यूनिफिकेशन का पूरा कर लिया। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस। और 1871 में क्या हुआ स्टूडेंट, जो प्रशिया का राजा था विलियम वन था, प्रशियन किंग जो था 1871 में विलियम वन था, उसको जो है जर्मन का एम्परर बना दिया गया। और उसको जो राजा बनाने की जो भी जितने सेरेमनीज थे, जो रीति रिवाज थे, वो सारे पूरे किए गए वर्सलीज के। जो वर्सली जो था, वर्सली जगह पे जो है पूरे जो है रीति रिवाज के साथ जो है जर्मन का एम्परर विलियम वन को बनाया गया। On bitterly cold morning of 18 January 1871, as assembly comprises the Prince of the German State, representative of the army, कहते उन बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, बहुत सुबह की कहते बहुत ठंड थी, बहुत जो कड़ाके की ठंड थी, और टाइम था 18 जनवरी 1871 का। एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ, और उसमें कौन से थे लोग स्टूडेंट, कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, उसमें सारे जर्मन स्टेट के जो प्रिंस थे, राजा थे। और कौन था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, और जो आर्मी के लीडर थे। इम्पॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहेटेड हॉल ऑफ द मिरर्स। ये सारे जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए। चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहेटेड हॉल ऑफ द मिरर्स in the palace of the Versailles to proclaim the new German Empire headed by केसर विलियम वन ऑफ प्रेशिया। स्टूडेंट क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी 18 जनवरी 1871 को, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। असेंबली में जो है बहुत सारे लोग थे। कौन से थे स्टूडेंट, प्रिंस ऑफ द जर्मन स्टेट थे, जर्मन स्टेट के राजा थे। और कौन था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, जो आर्मी के लीडर थे वो थे। इम्पॉर्टेंट प्रेशियन मिनिस्टर्स, और प्रशियन के जो मिनिस्टर थे वो भी थे, प्रशिया के मिनिस्टर्स भी थे उसमें, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, और उसके में जो है उनका चीफ मिनिस्टर भी था ओटो वन बिस्मार्क, ये भी था। ये सभी इकट्ठे हो गए उसको जो है राजा एम्परर घोषित करने के लिए, जो विलियम वन था। ओटो वन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहिटेड हॉल ऑफ द मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सली। जो वर्सली का महल था उसमें जो है अनहिटेड हॉल ऑफ द मिरर्स, वो एक हॉल था, हॉल ऑफ मिरर्स एक हॉल था। इस वर्सली के महल में एक हॉल था, हॉल ऑफ मिरर्स, और उसमें जो है सभी इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, कि उनको जो है एक नया जर्मन एम्पायर घोषित करना था। और उसका नाम क्या था स्टूडेंट, बाय केसर विलियम वन ऑफ प्रशिया। तो केसर विलियम वन को जो है प्रशिया का वहाँ का राजा बना दिया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ रशियन स्टेट्स पावर। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी, कहते जो जर्मनी का नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था, हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ रशियन स्टेट पावर। और उन्होंने ये क्या बोला, जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था जर्मनी का, उसमें क्या डेमोन्स्ट्रेट किया गया, उसमें ये प्रदर्शन किया गया कि जो प्रशिया स्टेट जो है वो दूसरों पे डोमिनेंस करेगी। अब जो प्रशिया का राजा बन गया था स्टूडेंट केसर विलियम वन को जो है प्रशिया का स्टेट बना दिया गया। अब ये कहा गया कि प्रशियन स्टेट जो है वो डोमिनेट करेगा। प्रशियन स्टेट जो है एक पावर बन गई थी दूसरे स्टेट पे डोमिनेट करने के लिए, दूसरे स्टेट पे रूल करने के लिए। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। और न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग, और ये जो नया राज्य बना था इसने क्या जोर दिया, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, ज़्यादा जोर किस पे किया कि करेंसी को मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग को मॉडर्नाइज किया जाए,
लीगल जो है उसमें जो मॉडर्नाइज किया जाए, चेंज किया जाए, और जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, और जर्मनी का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी बदलाव लाए जाएं। प्रेशियन मीजर्स एंड द प्रैक्टिस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और जो प्रशियन मीजर थे, जो भी प्रशिया ने जो तरीके अपनाए थे, जो भी उन्होंने प्रैक्टिस की थी कि करेंसी चेंज कर दो, बैंकों में बदलाव लाओ, लीगल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, इसमें बदलाव लाओ, तो ये जो प्रशियन मीजर थे स्टूडेंट, इससे क्या हुआ, प्रशियन मीजर थे और जो उनकी प्रैक्टिस थी उससे क्या हुआ, ये बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। ये सारी बातें जो है एक जर्मनी के लिए, जो जर्मनी में बाकी लोग रह रहे थे, जो जर्मनी का बाकी हिस्सा था, उसमें सब ये जो है एक मॉडल बन गया था। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज द इटली यूनिफाइड। पहले हमने पढ़ा था जर्मनी यूनिफिकेशन, अब है इटली यूनिफिकेशन, इटली यूनिफाइड के बारे में। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। कहते हैं जर्मनी की तरह इटली में भी ऐसे बहुत एक लंबा इतिहास है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है विखंडन, विखंडन होता है कि जैसे सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट जो है बहुत सारे हिस्सों का होना। कहते इटली में भी हमने पढ़ा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, कि पॉलिटिकल जो है वहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन था। इटालियंस वर स्केटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स, और वहाँ पे क्या था, इटालियन स्केटर्ड, फ्रेगमेंटेशन स्केटर्ड होता है बिखरना, अलग अलग डिफ्रेंशिएट होना। इटालियंस वर स्केटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक, और इटालियन भी क्या था, वो भी स्केटर्ड हुआ था, बटा हुआ था, बहुत सारी डायनेस्टीज थी, बहुत सारे राजवंश थे, बहुत सारी राजवंश स्टेट थे, एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, और इससे मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर थे, बहुत ज़्यादा जो है हैब्सबर्ग एम्पायर थे स्टूडेंट। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, और कहते ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मिड में क्या हुआ स्टूडेंट, इटली को जो है डिवाइड किया गया था 7 स्टेट्स में, ऑफ विच ओनली वन, जिसमें से एक जो था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। और कहते 7 स्टेट थे, इटली को जो है 7 स्टेट में बांट दिया गया था, उसमें से एक ही था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जिसमें वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस, उस पे जो है इटालियन का एक राजा था जिसने जो है रूल किया था। द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, और जो नॉर्थ पार्ट था इटली का उस पर रूल किया था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने। एंड द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप, और जो इटली का सेंटर पार्ट था वहाँ पे पोप रूल करता था। एंड द साउदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, और जो उसका साउथ साइड थी उसकी, जो इटली में जो साउथ वाला एरिया था स्टूडेंट, उस पर डोमिनेट कौन करता, उस पर रूल कौन करता था, बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, स्पेन के जो बॉर्बन किंग थे वो रूल करता था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, और कहते इवन की जो इटालियन की जो लैंग्वेज थी ना, उसका भी एक कॉमन फॉर्म नहीं था स्टूडेंट। एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, और फिर भी कहते बहुत सारी रीजनल जो क्षेत्रीय लैंग्वेज बोली जाती थी, लोकल लैंग्वेजेस जो है बोली जाती थी। ड्यूरिंग द 1830 गिसप्पी मेजनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। और 1803 में क्या हुआ स्टूडेंट, गिसप्पी मेजनी उसने क्या किया, गिसप्पी मेजनी सॉट टू पुट टुगेदर एक कोहेरेंट, उसने एक प्रोग्राम बनाया, किस लिए प्रोग्राम बनाया, फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। उसने कहा इटली जो है वो यूनिट हो, और इटली में क्या हो, रिपब्लिक हो, डेमोक्रेसी हो। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी, और जो गिसप्पी मेजनी था उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, और जिसका क्या बोला जाता था स्टूडेंट, यंग इटली, फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। अपने गोल को उन्होंने पूरा करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, एक जो है छुप के जो है उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, यंग इटली। The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 mean that the mantle now fell on the Sardinia Piedmont under its ruler King Victor and Emmanuel II to unify the Italian states through wars. The failure of the revolution of the uprising both in 1831 and 1848, और कहते रेवोल्यूशनरी जो था वो क्या हुआ स्टूडेंट, वो जो उनका अपराइजिंग था जो वो कर रहे थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो फेल हो गया, असमर्थ हो गए। द फेल्योर ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, और जो कहते रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग तो चल रहा था लेकिन वो जो है उसमें कामयाब नहीं हुए, फेल हो गए 1831 में और 1848 में। जब वो अपने रेवोल्यूशनरी के मकसद में कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ स्टूडेंट, मीन दैट द मेंटल नाउ
फेल ऑन द सार्डिनिया पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर एमेनुअल सेकेंड। और कहते अब फिर क्या हुआ, इट मीन दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन द, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई थी स्टूडेंट, सार्डिनिया पिडमोंट में। और ये सार्डिनिया पिडमोंट जो था इसमें इसका रूलर कौन था स्टूडेंट, किंग विक्टर एमेनुअल सेकेंड। किंग विक्टर एमेनुअल सेकेंड जो है सार्डिनिया पिडमोंट का जो रूलर था, और इसने क्या किया, टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट, और इसने कहा कि इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई किया जाएगा, उसमें जो एकता लाई जाएगी, यूनिटी की जाएगी थ्रू द वॉर्स, जो उस किससे होगा, युद्ध किए जाएंगे, तभी जो है उसको जो है उन एरिया को जीत के जो है उसमें यूनिटी बनाई जाएगी। क्योंकि सब जगह के राजा जो थे वो अलग अलग थे, हर एरिया का अलग राजा था, हर एरिया का अलग राजा था। तो किंग विक्टर एमेनुअल ने बोला कि इटली को यूनिफाई तभी किया जाएगा, उससे पहले युद्ध होंगे, उनके राजा को हराया जाएगा, उस जगह को अपने कब्जे में लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो यूनिफाई किया जाएगा इटली को। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, ए यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ द रीजन। और कहते जो रूलिंग एलाइट थे, जो रूल कर रहे थे, जो एलाइट लोग थे, जो वहाँ के शाही लोग थे, और उस एरिया के जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, जो रूल कर रहे थे, उनकी आंखों में क्या था स्टूडेंट, ये यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम पॉसिबिलिटी, अगर इटली यूनिफाइड हो जाएगा, अगर इटली एक हो जाएगा तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इटली एक होगा तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी होगी कि आर्थिक जो है वहाँ पे विकास होगा, और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी जो है अच्छे से होगा। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 9 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video, and I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.